तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आज हम सब बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। आप सभी ने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा ही होगा कि हमारे देश में एक नई शिक्षा नीति आने वाली है। मतलब जो शिक्षा हम ले रहे थे या हमारे यहाँ के बच्चे ले रहे थे वो सब बदलाव हो जाएगा और नए तरीके से ये पूरी नीति चालू करी जाएगी। ठीक है, तो इस शिक्षा नीति में जो नई वाली शिक्षा नीति आई है इसमें क्या क्या आप सभी को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी शिक्षा नीति आई है इसमें बात करते हैं कि ये नीति होती क्या है ना। तो किसी भी देश के लिए देश में जो शिक्षा होती है उसका क्या फॉर्मेट होगा, कैसी प्रणाली होगी, कैसे शिक्षा होगी, उसके लिए नियम कानून बनाए जाते हैं। वह किसी भी शिक्षा नीति द्वारा बनाए जाते हैं ना, तो उसे बोलते हैं शिक्षा नीति। शिक्षा नीति जो होती है वो भारत सरकार द्वारा ही लाई जाती है। अभी तक जो शिक्षा नीति है उसको बनाने का काम मानव संसाधन मंत्रालय ही करता था, लेकिन इस शिक्षा नीति 2020 के द्वारा जो मानव संसाधन मंत्रालय है उसका नाम बदलकर ही शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और ये याद रखने वाली बात है। अब से मानव संसाधन मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। और हमारे मानव संसाधन मंत्रालय के मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, तो अब वह शिक्षा मंत्री बन चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं कि ये जो शिक्षा नीति है यह भारत में कब कब आई है या कब कब भारत में जो शिक्षा की प्रणाली है वो बदली गई है। तो सबसे पहले 1947 के बाद सबसे पहले इंदिरा गांधी जी की सरकार ने सन 1968 में पहली बार शिक्षा नीति लाई थी। ठीक है, उसके बाद दूसरी बार सन 1986 में राजीव गांधी द्वारा शिक्षा नीति लाई गई और 92 में 1992 में एक बार फिर से कुछ बदलाव किए गए थे, लेकिन ये बदलाव राजीव गांधी जी वाली शिक्षा नीति में किए गए थे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा। ठीक है, मतलब यह तीसरी बार है जो हमारे भारत में शिक्षा नीति बनी है और 34 साल बाद है जो कोई नई शिक्षा नीति आई है। इस पर चर्चा बहुत पहले से हो रही थी। 2014 से जब मोदी सरकार आई थी तब से हो रही थी। ड्राफ्ट बनते थे बट मंजूरी नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब 2019 में एक ड्राफ्ट तैयार किया गया और जिसे 2020 में कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ठीक है, तो ये वाली 2020 की जो शिक्षा नीति है इसके कुछ उद्देश्य हैं, जैसे कि 2 करोड़ बच्चे जो शिक्षा से छूट जाते थे उन्हें प्राथमिक शिक्षा दिलाना, है ना। सार्वभौमिकता का लक्ष्य, मतलब सभी जगह पढ़ाई को बहुत इम्पोर्टेंस देना। इसकी बात हम बाद में करेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट इस सरकार ने पढ़ाई को बोला है। इसके बाद बात करते हैं तो हम अपनी शिक्षा नीति को 2 भागों में पढ़ेंगे। पहले जो स्कूली शिक्षा में बदलाव किए गए और दूसरी जो उच्च शिक्षा में बदलाव किए गए हैं। तो स्कूली शिक्षा में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि जो हमारे पास ये 10+2 का कॉन्सेप्ट था। मतलब 10th तक हम पढ़ते थे, उसके बाद 2 साल हमें किसी एक सब्जेक्ट को लेकर पढ़ना पड़ता था। यह हट गया है, यह कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से हट गया है और यह कॉन्सेप्ट आपका आ गया है 5+3+3। मतलब पहली जो 5 कक्षाएं होंगी उन्हें फाउंडेशन क्लास कहा जाएगा, जिसमें नर्सरी आपकी KG1 KG2 एंड फर्स्ट एंड सेकंड क्लास आएगी। इसमें आपको बहुत ही बेसिक खेल कूद द्वारा पढ़ाई करवाई जाएगी। इसके बाद जो 3 क्लासेस और रहेंगी तो इनमें आपको बेसिक सामाजिक विज्ञान गणित इनसे रूबरू कराया जाएगा। लेकिन जो 5वीं तक की जो क्लास की पढ़ाई रहेगी वो आपको बताया गया है कि यह मातृभाषा में पढ़ाई करना आप कर सकते हैं। मतलब जैसे जो बच्चों से हिंदी या इंग्लिश नहीं आती, कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ तमिल बोली जाती है, गुजराती बोली जाती है, तो ऐसे जो राज्य हैं वहाँ पर आप अपनी मातृभाषा में 5वीं तक की पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद भी कर सकते हो, लेकिन 5वीं तक की कंपलसरी कर दी गई है कि अगर बच्चा चाहता है तो वह अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कर सकता है। ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है। ठीक है, इसके बाद आपको जो आपकी बात की 3 क्लासेस रहेंगी, मतलब इसमें आपको बेसिक विज्ञान वगैरह आ जाएगा और उसके बाद की जो 3 क्लास रहेंगी इस पे आपके लिए आ जाएगा व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया गया है इस प्रणाली में। और दूसरी चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाएगी कंप्यूटर कोडिंग। अभी तक हमारी जो कोडिंग होती थी वो हम 11th से पढ़ा करते थे, लेकिन अब इसके बाद हम यह तीसरी क्लास से ही पढ़ लें, मतलब 6वीं क्लास से ही कंप्यूटर कोडिंग आपके सिलेबस में ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट की 4 क्लास है आपकी 9th से लेके 12th तक की जो क्लासेस रहेंगी
इसमें क्या होता था अभी तक कि जो हमारी 10th बोर्ड होती थी, तो 10th बोर्ड हटा दिया गया है, 9th से 12th तक को एक ही फॉर्मेट में रख दिया गया है। और 9th से 12th जो होगा वो आपका करियर का निर्धारण करने वाली क्लासेस रहेंगी। और इसमें अभी तक आप सब्जेक्ट चूज़ करते थे, मतलब अभी आपको ये होता था कि आपके लिए आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कुछ एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता था और उसकी पढ़ाई आप करते थे। बच्चों में खुशी तो होती थी, लेकिन उन्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी के लिए पढ़ना पड़ती थी, जैसे कि पढ़ाई के साथ साथ वो म्यूज़िक वगैरह भी कर सकें, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो उनके मनपसंद है। मतलब क्या होता था कि साइंस किसी को अगर साइंस पसंद है तो उसमें फ़िज़िक्स नहीं पसंद होता था। तो अब क्या होगा आपके साथ कि अगर आप फिजिक्स के साथ आर्ट्स का कोई एक सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, मतलब जैसे आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं या फिर आप कोई म्यूज़िक टाइप का सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको एक बांधा नहीं जाएगा कि आप इसी सब्जेक्ट के स्टूडेंट होंगे। इसके बाद एक इंटर्नशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट हो गया है। मतलब अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, जैसे कि आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, तो आप इंटर्नशिप प्रोग्राम भी इसे ज्वाइन कर सकते हो। बाहर जाके आप किसी के फर्म में या फिर किसी की कंपनी में इंटर्नशिप कर सकते हो, उसके नंबर अलग से ऐड होंगे। ठीक है, और यह जो हमारी जो पढ़ाई है 9 से लेके 12th तक की, वो अब एक साल की पढ़ाई में नहीं होगा, एनुअल पढ़ाई नहीं होगी, इससे सेमेस्टर में बांट दिया गया। मतलब अब आपको पूरी साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, इस जो ये सिस्टम है 9 से लेके 12th तक का, इसको हम बोलेंगे बोर्ड बेस्ड फ्लेक्सिबल लर्निंग। मतलब यह फ्लेक्सिबल इसलिए है क्योंकि अभी तक क्या होता था, जो कॉमर्स का स्टूडेंट होता था उसे साइंस के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं पता होती थी, या फिर बेसिक भी चीज़ें नहीं पता होती थी। हम नहीं जानते थे साइंस के स्टूडेंट की हिस्ट्री में क्या होता है या फिर इकोनॉमिक्स में क्या होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, फ्लेक्सिबल लर्निंग होगी। सभी सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा ज्ञान आपको दिया जाएगा, और आप ले भी सकते हैं। अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा पसंद है तो आप वह ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उच्च शिक्षा, मतलब ग्रेजुएशन की। 12th तक तो हो गया, उसके बाद क्या, तो उसके बाद जब हम अपन डिग्री कोर्सेज़ के लिए जाते थे, तो अभी तक ऐसा होता था कि हमें, अगर हमने एक डिग्री कोर्स ज्वाइन किया है तो हमें वह पूरा 3 साल पढ़ना पड़ता था, उसके बाद हमें डिग्री मिलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप किसी कोर्स को पढ़ते हुए 1 साल के बाद उसे छोड़ना चाहते हैं तो आप उसे छोड़ सकते हैं, आपको 1 साल का डिप्लोमा मिलेगा। अगर आप 2 साल बाद छोड़ना चाहते हो तो 2 साल का मिलेगा। अगर वह कोर्स 3 साल का और कंप्लीट करते हो तो आपको डिग्री मिलेगी। ठीक है, ये सब पॉसिबल होता है हमारे एकेडमिक बैंक द्वारा। ठीक है, एकेडमिक बैंक द्वारा मतलब यह एक कॉन्सेप्ट आया है हमारे यहाँ, ये है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये ऑनलाइन रहेगा, आपका एक बैंक रहेगा। आपने 1 साल पढ़ाई की, अगर आप उस पढ़ाई से संतुष्ट नहीं, आप उस सिलेबस से नहीं है, तो आप छोड़ के दूसरा ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन आपका जो 1 साल का डिप्लोमा होगा वो आपके बैंक में ऐड हो जाएगा, है ना। तो इसे बोलेंगे मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम। इसके बाद जो हमारे कोर्स है वो मोस्ट ऑफ कोर्स 3+1 कर दिए गए हैं, 4 साल के कर दिए गए। 3 साल आपका कोर्स रहेगा और 1 साल आपका रिसर्च का रहेगा। रटंत विद्या पे ध्यान ना देते हुए प्रैक्टिकल नॉलेज और ये रिसर्च वाली जो चीज़ें होती हैं, जिसमें हमारा भारत बहुत पीछे, उस पर ध्यान दिया गया है इस वाली रिपोर्ट में। इसके बाद कुछ इस शिक्षा नीति के बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे आपके लिए वित्तीय मदद के लिए जो स्कॉलरशिप वगैरह होती है वो होती है। खुली शिक्षा, मतलब ओपनली आप कहीं पर भी कैसे भी किसी भी सब्जेक्ट द्वारा पढ़ सकते हो। ऑनलाइन वैसे भी आपको डिजिटल इंडिया में ज़्यादा हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, तो डिजिटल में ज़्यादा आपके लिए बढ़ावा दिया गया है। शिक्षा प्रौद्योगिकी, साइंस को बहुत शिक्षा में साइंस के लिए बहुत महत्व दिया गया है। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दिया गया। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बस में पढ़ सकते हो, भारतीय भाषाओं में भी बढ़ावा दिया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा में बढ़ावा दिया जाएगा। इनका मानना यह है कि आप 6th क्लास से ही व्यावसायिक शिक्षा पढ़ेंगे तो आप आगे जाके अच्छे हो जाएंगे। प्रौढ़ शिक्षा, मतलब जो हमारा डिग्री वाला जो सिस्टम था, जिसमें 1 साल पढ़ के जो छोड़ देता था उसे डिग्री नहीं माना जाता था, तो अब डिप्लोमा मिलेगा, जिससे आप बाद में भी एक प्रौढ़ अवस्था में भी अगर आप फिर से ज्वाइन करना चाहते हो तो आप वह कोर्स ज्वाइन कर लोगे। आपके नाम पे एक बैंक रहेगा जिसमें आपकी डिग्रियां या फिर आपके डिप्लोमास ऐड होते जाएंगे। ठीक है, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने बोला था कि जो शिक्षा नीति है ये इतनी इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस जो शिक्षा नीति में लिखा गया है कि हमारे भारत की GDP का 6% इन्वेस्ट होगा। मतलब
यह शिक्षा नीति कहती है कि जो हमारी जीडीपी है उसका 6% हम शिक्षा में देंगे। क्यों? क्योंकि ये एक रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था कि अगर भारत का 6% हम शिक्षा में नहीं देते तो भारत बहुत पीछे हो जाएगा। अभी वर्ल्ड में जो सबसे अच्छी शिक्षा प्रणाली है वो फिनलैंड की है। फिनलैंड अपनी जीडीपी का 7% शिक्षा में देता है, मतलब जो उसको अर्निंग होती है उसका 7% वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा में देता है। तो ऐसी चीज़ें को बोला गया है, लेकिन अभी ऐसा पॉसिबल होता नहीं नज़र आ रहा जब तक हमारे दुश्मन चीन और पाकिस्तान आजू बाजू है उसमें। इसलिए हमारा जो जीडीपी का ज़्यादातर हिस्सा है वो डिफेंस में, मतलब रक्षा के लिए, रक्षा की चीज़ों के लिए जाता है। तो पढ़ाई में 6% अगर इन्वेस्ट होता है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। हमारा भारत बहुत ही बड़ी प्रगति करेगा शिक्षा में। और सभी को पता है कि शिक्षा इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि और भी चीज़ों को वह कवर करता जाएगा, है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो ऑन पेपर बहुत अच्छी लग रही हैं, पेपर में आ चुकी है। लेकिन अभी तक ये, जब तक ये पूरा हमारा प्रैक्टिकल में नहीं आता, जब तक हम खुश होने की जगह इस पे ये प्रे करें कि अच्छी तरीके से ये आ जाए। और इसके बाद एक चीज़ और ये बात होगी कि आप कब तक ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो ये 2030 तक का बोला गया है कि ये बोला गया है कि 2030 तक ये चीज़ें पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं, मतलब ये नहीं कि आप 10 साल अभी पुरानी नीति पढ़ोगे, 10 साल आप अभी पढ़ोगे यही नीति, लेकिन 2030 तक ये पूरा प्रोग्राम जो हमारा है डेवलप होने का बोला गया है। ठीक है, तो हम यही दुआ करेंगे कि ये सब अच्छे से हो जाए। तो थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।